सरकारी स्कूल और बगल का कुआं। एक गांव में अनुराधा नाम की एक स्त्री अपने पति रमेश के साथ रहती थी। रमेश का बड़ा भाई दिनेश और उसकी पत्नी आशा अशिक्षित थे। आशा एक झगड़ालू किस्म की स्त्री थी, जबकि रमेश का परिवार पढ़ा लिखा था। अनुराधा की 13 वर्षीय पुत्री रेखा अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन रमेश खुश होता कमरे में आकर अपनी पत्नी अनुराधा से बोला, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अनुराधा। जो खुशखबरी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हें यकीन नहीं आएगा। अच्छा जी, ऐसी क्या खुशखबरी है कि आप इतने खुश हो? अनुराधा, तुम सालों से टीचर बनने के लिए ट्राई कर रही थी ना, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है। सच कह रहे हैं आप? हाँ अनुराधा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और तो और तुम्हारी गवर्नमेंट टीचर की नौकरी हमारे ही गांव के उस सरकारी स्कूल में लगी है जहाँ पर हमारी बिटिया रेखा पढ़ती है। अपने पति की बात सुनकर अनुराधा खुशी से चहक उठी, मगर उसकी ये खुशी उसकी जेठानी आशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आशा अंदर ही अंदर अपनी देवरानी अनुराधा से बहुत जलती थी। वो अपने कमरे में अपने पति से मुंह बनाती हुई बोली, सुन रहे हो, अनुराधा की सरकारी नौकरी लग गई है और उसका पति भी एक सरकारी नौकर है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया। तुम्हें कितनी बार कहा है आशा कि दूसरों की खुशी में खुश रहा करो। जब से तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है तब से मैं दूसरों की खुशी में ही खुश हो रही हूँ। अरे मूर्ख आदमी, सारे गांव के लोग तुमसे ज्यादा तुम्हारे छोटे भाई का सम्मान करते हैं। ये बात तुम्हें बुरी नहीं लगती? पागल हो गई हो क्या? रमेश मेरा छोटा भाई है और एक भाई दूसरे भाई के सम्मान से खुश होता है, ना कि उससे जलता है। इतना बोलकर दिनेश वहाँ से चला गया। तभी आशा का बड़ा भाई कमल, जो कि बदमाश किस्म का था, वहाँ पर आ गया। क्या बात है बहन, आज तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। मूड खराब नहीं होगा तो क्या होगा? आज मेरी देवरानी की सरकारी नौकरी लग गई। अब वो दिन दूर नहीं भैया कि वो मुझे कुछ दिनों बाद इस घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बहन, तुम्हारा बड़ा भाई अभी जीवित है। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि किसी भी तरह से मेरे जीवन से ये कांटा निकल जाए। तो फिर निश्चिंत हो जाओ, कुछ दिनों बाद तुम्हारे जीवन से ये कांटा निकल जाएगा। इतना कहकर कमल वहाँ से चला गया। अनुराधा रोज अपनी बेटी को लेकर सरकारी स्कूल चली जाती और शाम के वक्त अपनी बेटी के साथ अपने घर पर आ जाती। एक शाम स्कूल की छुट्टी के बाद रेखा अपनी क्लास के बाहर हमेशा की तरह अपनी माँ अनुराधा का इंतजार कर रही थी। उसे इंतजार करते हुए काफी वक्त हो गया था, मगर उसे उसकी माँ नहीं दिखाई दी। तभी रेखा की नजर उसके स्कूल के बगल में बने हुए एक पुराने कुएं पर पड़ी। रेखा ने देखा उस कुएं के इर्द गिर्द काफी लोगों की भीड़ जमा थी। उस भीड़ में उसके स्कूल के कई क्लास टीचर भी मौजूद थे। रेखा दौड़ती हुई वहां पर पहुंच गई और अपने एक टीचर से बोली, क्या हुआ सर, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? कुएं में कोई गिर गया है, तुम घर जाओ रेखा। लेकिन कुएं में कौन गिरा है? पता नहीं, कुछ देर में पता लग जाएगा। रेखा का दिल किसी अनहोनी आशंका होने की संभावना से डूबने लगा। रेखा वहाँ से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर बाद कुएं से एक लाश निकाली गई। उस लाश को देखकर रेखा फूट फूट कर रोने लगी। वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की ही थी। रेखा दौड़ती हुई अपनी माँ के करीब चली गई। माँ, माँ आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी घर जाने के लिए। आंखें खोलिए माँ। मगर रेखा की माँ मर चुकी थी। कुछ ही देर में अनुराधा के परिवार वाले वहाँ पर पहुँच गए। अगले दिन अनुराधा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रेखा अकेली पड़ गई। रमेश दिन भर अपनी पत्नी की याद में आंसू बहाता रहता और रेखा अपनी माँ की यादों में गुमसुम रहती। आशा का अब पूरे घर में कब्जा हो चुका था।
धीरे धीरे आशा ने रेखा के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। स्कूल से आने के बाद आशा रेखा से दिन भर घर का काम करवाती। एक दिन रेखा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी आशा वहाँ पर आ गई। कहाँ जा रही है तू? स्कूल जा रही हूँ। आज से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी पढ़ लिख कर तुझे कौन सी पहाड़ खोदनी है, चूल्हा चौका ही संभालनी है। तभी आशा का पति दिनेश वहाँ पर आ गया। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो आशा? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है रेखा को स्कूल जाने से रोकने का। हाँ, मेरा अधिकार तो बस इतना है कि मैं रोटियां पका पका कर इसको खिलाऊं। ईश्वर से डरो आशा, बेचारी बिन माँ की बच्ची है। शायद तुम्हारे खराब स्वभाव के कारण ही अब तक हमारी कोई संतान नहीं है। तुम्हें इस बेचारी के आंसू पोंछने चाहिए, ना कि इसके ऊपर अत्याचार करना चाहिए। मैंने किसी के आंसू पोंछने का ठेका नहीं ले रखा। अगर इतना ही बुरा लग रहा है अपनी भतीजी का, तो अपने भाई से कह दो दूसरा विवाह कर ले। मुझसे अब ज्यादा खाना नहीं पकाया जाता। इतना कहकर आशा पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। शाम को जब रमेश घर पर आया तो दिनेश आंखों में आंसू लिए हुए रमेश से बोला, रमेश, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। रेखा को एक सहारे की जरूरत है, उसे एक माँ की जरूरत है। तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? कैसी बातें कर रहे हो भैया? मैं अपनी पत्नी अनुराधा से बहुत प्रेम करता था। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वैसे भी रेखा का ख्याल तो भाभी अच्छी तरह रखती हैं। दिनेश ने रमेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आंखों में आंसू लिए हुए चुपचाप चला गया। लेकिन दिनेश की चुप्पी काफी कुछ बयां कर गई थी। शाम को रेखा गुमसुम बैठी हुई थी कि तभी रमेश बड़े प्रेम से अपनी बेटी से बोला, क्या हुआ बेटी? सब कुछ ठीक तो है? मुझे सच सच बताना, भाभी का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? अपने पिता की बात सुनकर रेखा बुरी तरह से रोने लगी। मेरे साथ उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं पिताजी। मुझे माँ की बहुत याद आती है और आज तो वो मुझे स्कूल जाने से भी रोक रही थी। रेखा की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू निकल आए। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी कीमत पर पढ़ाई नहीं रोकूंगा। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता पिताजी कि माँ की मौत उस कुएं में गिरकर हो गई। पुलिस वाले कहते हैं कि माँ ने आत्महत्या की है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। दिल तो मेरा भी नहीं मानता। माँ रोज शाम के वक्त हमेशा मुझे क्लास के बाहर लेने आ जाती थी। उस दिन मैं हमेशा की तरह उनका ही इंतजार कर रही थी, लेकिन माँ नहीं आई। आखिर वो उस कुएं के पास क्या करने गई थी? रेखा, मेरी तमन्ना है कि तुम पढ़ लिख कर इतनी बड़ी अफसर बनो कि तुम स्वयं पुलिस अफसर बनकर इस रहस्य से पर्दा उठाओ। तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अपने पिता की बात रेखा के दिल में घर कर गई। उस दिन के बाद उसने पढ़ाई में जी जान से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अब वो आशा की किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती थी। वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। समय ऐसे ही बीतता रहा। रेखा अब जवान हो चुकी थी और वो आईपीएस की तैयारी में जी जान से जुटी हुई थी। और एक दिन रेखा ने अपने पिता का सपना सच कर दिखाया। रेखा एक आईपीएस अफसर बन चुकी थी। एक दिन रेखा अपने पिता से बोली, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे, पिताजी, मैंने माँ की केस फाइल दोबारा खुलवा ली है। बहुत अहम सबूत मेरे हाथ भी लगे हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं अपनी माँ के हत्यारों को हथकड़ियाँ लगाऊंगी। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली गई। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन रमेश दिनेश और आशा के साथ बैठा हुआ चाय पी रहा था कि तभी रेखा पुलिस बल के साथ अपने घर पर आ गई। पुलिस वाले एक व्यक्ति को पकड़े हुए थे जिसके मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था। पिताजी, यही है वो हत्यारा जिसने मेरी माँ की हत्या की थी। रेखा ने उसके मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आशा का बड़ा भाई कमल था। आशा बुरी तरह से घबरा गई। आशा को घबराए हुए देख रेखा मुस्कुराती हुई बोली, घबरा क्यों रही हैं आप? आप जो सोच रही हैं वो सत्य है। इसने आपका नाम बता दिया है।
ये क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये हमेशा से मेरी माँ से जलती थी। इसने ही अपने बड़े भाई को मेरी माँ की हत्या के लिए उकसाया था। रेखा ने आशा को हथकड़ियाँ पहना दी। मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए शर्म आती है आशा। ऐसा करने से पहले तुमने रेखा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है ताऊ जी। मुझे कमल ने सब कुछ बता दिया है। रेखा की बात सुनकर रमेश बुरी तरह से चकित रह गया। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है रेखा? पिताजी, माँ की हत्या में आपके बड़े भैया बराबर के हकदार हैं। उस दिन कमल के साथ ये भी स्कूल आए थे और इन्होंने ही माँ को इशारा करके उस कुएं के पास बुलाया था। माँ इन्हें ही देखकर कुएं के पास गई थी और पीछे से इस मक्कार कमल ने मेरी माँ को धक्का दे दिया। गिरफ्तार कर लो ताऊ जी को। पुलिस ने दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। आपने ऐसा क्यों किया भैया? क्योंकि गांव के लोग मुझसे ज्यादा तुम्हें सम्मान देते थे। पिताजी ने तुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे नहीं। मुझे अच्छा करने का ढोंग इसलिए करना पड़ा ताकि किसी को मुझ पर किसी भी प्रकार का शक ना हो। तेरी पत्नी की सरकारी नौकरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अगर रेखा आज हम सब लोगों को गिरफ्तार नहीं करती तो कुछ दिनों बाद मैं तुझे और तेरी बेटी को भी जहर देकर मार देता। मुझे आपको भैया कहते हुए शर्म आती है। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रेखा ने सबको पकड़कर जेल में डाल दिया। अदालत ने उन तीनों को मौत की सजा सुनाई। रेखा आज भी अपने पिता के साथ ही रहती है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।